अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। ये इस मुल्क की तल्ख हकीकत है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा, ये खुला बोलते हैं। तो मैं खुल के कह रहा हूं, अंदर कमरे में कहते हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हज़रत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। वो काम उसके बाद तंगल फैमिली ने उसको लेकर आगे बढ़े और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। और वहाँ पर अभी आपने बताया ईटी मोहम्मद बशीर साहब ने, अब एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की ज़रूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहाँ पर मुसलमानों को एक फ़ैसला लेना पड़ेगा। मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आपको वोट नहीं दे सकते। मैं ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अब के बार बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए एक बात समझिए कि आप रोकिए ज़रूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज़ तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। बोले नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ़ होगी मगर आप कर लीजिए। मगर मैं उनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले। बोले आपको कैसे मालूम? मैं बता रहा हूँ आपको कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूँगा मानता रहूँगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज़ होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त 40-50 हज़ार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहाँ पर थे, रमज़ान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज़ ने, गैर मामूली थी।
अब आप बताइए कहाँ थे? कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मैं खुद जाके देखा हूं। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी, पार्लियामेंट की सियासी सफ़र की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज इस यहाँ पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूँ मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मैं सलाम करता हूँ बनात वाला साहब को और सुलेमान सेठ साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनात वाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफ़र किया, बनात वाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनात वाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं। और मैंने बनात वाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में, मैं बनात वाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा। और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहाँ पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहाँ पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सेकुलर जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे हैं, हदीस शरीफ को तो मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं, हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चले जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूँ। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप ये सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं कुछ हो। अरे कुछ नहीं होगा, अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे, मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे, आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान?
आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर्य कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते अपनी समाज के लिए। हम क्या करते, नहीं नहीं बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब